ये जो वस्तु है इसकी स्थिति हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगी बेटा सिग्नल पे। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट कहते हैं। इसके तो इसका ये दिख रहा है ना लेंस सा, इसको हम एक अब देखो इसमें जो बबल होता है अगर वो मिड में ना जो है घूम के इधर आ जाए दाईं तरफ, तब यहाँ से जो सर्वे करेगा पे अपनी रीडिंग दे देती है कि भाई इतनी डिस्टेंस है यहाँ से और वहाँ तक, जिसके दूरबीन के बिंब पट पर स्टेडिया लगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डिप्लोमा जॉन। तो स्टूडेंट्स, आज आपका पेपर है। आई होप आप लोगों की तैयारी बढ़िया हो गई होगी। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट आप लोगों में से ऐसे होंगे जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस या टॉपिक भूल गए होंगे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ में दिखाने वाला हूँ। प्रैक्टिकल तो नहीं कर पाएंगे लेकिन मैं आपको उनकी इमेजेस दिखा दूंगा जो भी टॉपिक हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पढ़े थे। ठीक है, तो ये वीडियो बड़ी ही मेहनत के साथ में बनाई जा रही है। पहले तो सारी फ़ोटोज़ और इमेज हमने खोजे, फिर उसके बाद में उनकी पीडीएफ बनाई, देन आपके सामने हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। और वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है जल्दी से पहले लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। ठीक है, बहुत ही मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, जिससे कि हम जो है मोटिवेट हो सकें, हमें जो है वीडियो बनाने की और ज़्यादा ऊर्जा मिल सके। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए सबसे पहले देखते हैं समोच्च रेखा को। देखिए समोच्च रेखा क्या होती है? पहले तो समोच्च का मतलब समझो। समोच्च को अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो ये होगा समधन उच्च। इसका क्या मतलब है कि अर्थात एक ऐसी रेखा जिस पर स्थित सभी बिंदुओं की उच्चतम दूरी सम माने समान हो, उच्च माने उच्चतम, सम उच्च। उच्चतम दूरी कैसी हो? समान हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? समोच्च रेखा कहते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दर्शाया गया है। डायग्राम में मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए, ये कोई हिल एरिया है, ये कोई पहाड़ है। ठीक है, अब पहाड़ के किसी भी पॉइंट से ले लो, किसी भी पॉइंट से ले लो आप, ये जो समोच्च रेखा है, ये जो समोच्च रेखाएं हैं, इनकी ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस समान होगी। ठीक है, तो ऐसी ही रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समोच्च रेखाएं कहते हैं। एक और बात बताऊं मैं तुमको, अगर पेपर में ये आ जाए तो ये डायग्राम और बना के आ जाना। ठीक है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये ऐसे पहाड़ी बना देना और यहाँ से ऐसे करके ऐसे दिखा देना। ठीक है, ये समोच्च रेखा दिखा देना। तो आपको क्या होगा? आपको जो है नंबर जहाँ पे कम होने वाले थे वहाँ नंबर आपके बढ़ जाएंगे। तो समोच्च रेखा समझ में आ गई कौन सी रेखा हो जाती है? अरे नाम से ही पता चल रहा है भाई, समोच्च रेखा यानी समधन उच्च, यानी कि एक ऐसी रेखा जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु की उच्चतम दूरी कैसी हो? समान हो, सम हो, समान हो। ठीक है, तो ये क्या होती है? आपकी समोच्च रेखा होती है। आई बात समझ में? अब समोच्च रेखा अंतराल क्या होता है? ये जो रेखा है, ये देखो, ये पहली समोच्च रेखा, ये दूसरी समोच्च रेखा, तो इन दोनों के बीच के अंतर को ही क्या कहते हैं हम? समोच्च रेखा अंतराल कहते हैं। दो ऊर्ध्वाधर समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? समोच्च रेखा अंतराल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया समोच्च रेखा अंतराल। अब समोच्च रेखा अंतराल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला तो ये क्षेत्रीय हमारा ऊंचा नीचा हो जाए तभी तो प्रभावित होगा। अब देखो यहाँ पे समोच्च रेखा अंतराल कम है, यहाँ, अरे चल जाए, यहाँ पे देखो कम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये किसके कारण है? ये क्षेत्र के ही तो कारण है। क्षेत्र हमारा ऊंचा नीचा है तभी तो। ठीक है, तो ये उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है आपका थियोडोलाइट। देखिए, ये आपका थियोडोलाइट का डायग्राम है। इसको हम संक्रामित थियोडोलाइट भी बोल सकते हैं, ट्रांजिट थियोडोलाइट भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिट थियोडोलाइट कौन सी होती है? संक्रामित थियोडोलाइट बताओ कौन सी होती है? जिसकी जो दूरबीन होती है, टेलीस्कोप जो होती है, वो पूरा घूम जाए, 360 डिग्री जो रोटेट हो जाता है। ठीक है, वो होती है हमारी संक्रामी या पारगम्य थियोडोलाइट। अब ये इसका डायग्राम है और इसमें जो है पार्ट दे रखे हैं अलग अलग। ठीक है भाई, लेवलिंग स्क्रू, ये फुट स्क्रू, देखिए शुरू से मैं समझाना चाहूँ। देखिए ये क्या हो गया? ये हो गया आपका लेवलिंग हेड। क्या हो गया? ये लेवलिंग हेड। अब देखिए ये आपको खुंटी सी दिख रही है ये। अब इसी से क्या किया जाता है? इसका सेंटरिंग की जाती है इसी से। ठीक है, सेंटर मिलाया जाता है इसी के नीचे खूंटी गाड़ कर, तो उसी उसी के साथ इसका जो सेंटर मिलाया जाता है। ठीक है, अब ये हो गया, ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट हो गया इसका लेवलिंग हेड। क्या हो गया? इसका हो गया लेवलिंग हेड हो गया। ठीक है, ये
और सारे यहाँ पे दे रखे हैं ये पार्टिकल, जो जिसका नाम है वो यहाँ दे रखा है। चाहो तो आप वीडियो पॉज करके और इस चित्र को ध्यान से देख के, भाई देखो थियोडोलाइट जो है वो आपका अलग चैप्टर है, तो इसके बारे में तो आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है? पता रहनी चाहिए इसके बारे में। और मैंने एक वीडियो में भी पूरा थियोडोलाइट के पार्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो उस वीडियो को जिसने नहीं देखा है जल्दी से जाके देख लेना। चलिए देखिए आगे देखते हैं हम, और इसको आप पढ़ ज़रूर लेना, ठीक है? आगे क्या है? हाँ जी, ये देखिए, ये फंडामेंटल एक्सेस हैं किसके? थियोडोलाइट के। थियोडोलाइट के फंडामेंटल एक्सेस मैंने कराए होंगे आपको, जिनको आप लोग हिंदी में बोलते हो मौलिक अक्ष बोलते हो, ठीक है इनको? तो मौलिक अक्ष मैंने कराए हैं कि नहीं कराए? बिल्कुल कराए हैं भाई मौलिक अक्ष। अब देखो मौलिक अक्ष में ये वाली लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हुई हॉरिजॉन्टल एक्सेस हो गया ये आपका वर्टिकल एक्सेस हो गया, ठीक है? तो आप देखो इन्हीं चित्र से हमको लिखना होता है। वो बोलेगा कि थियोडोलाइट के मौलिक अक्षों से क्या संबंध है, तो उनका जो है हमें जो बताना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाएँगे। डायग्राम बनाने के बाद में लिखेंगे कि भई जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है, वो वर्टिकल एक्सेस के कैसे होता है? लंबवत होता है। ठीक है? हम ऐसे लिखेंगे, देखो ये 90 डिग्री दे रखा है ना यहाँ, 90 डिग्री दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है? ये लंबवत है। लाइन्स ऑफ कोलिमेशन, लाइन्स ऑफ कोलिमेशन क्या होता है? इसको हम बोलते हैं संधान रेखा। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं संधान संधान रेखा। ये संधान रेखा, अब देखो संधान रेखा और आपकी ये उन्नत पार्श्व अक्ष, इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं इसको उन्नत उन्नत पार्श्व अक्ष, उन्नत पार्श्व अक्ष। संधान रेखा और उन्नत पार्श्व अक्ष दोनों कैसे हैं? दोनों आपस में समांतर हैं, ठीक है? पैरेलल हैं दोनों। तो ऐसे तरीके से ही हमको जो है लिखना है इसके बारे में, ठीक है? अगर आ जाए आपका कि थियोडोलाइट के फंडामेंटल एक्सेस बताइए, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? देखो ऊर्ध्वाधर अक्ष हो गया आपका, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस, ऊर्ध्वाधर अक्ष, क्षैतिज अक्ष, दृष्टि रेखा हो गई आपकी, ऊपरी पार्श्व हो गया, प्लेट पार्श्व हो गया, ठीक है? प्लेट पार्श्व हो गया आपका, और क्या है? और दूरबीन का अक्ष हो जाएगा। ये सब क्या है? ये उसके एक्सेस ही तो हैं। और ये सब कैसे एक्सेस हैं? ये काल्पनिक अक्ष होते हैं, ठीक है? काल्पनिक एक्सेस होते हैं, इमेजिनरी। आगे क्या है? ये किस लिए रखा था मैंने? हाँ जी, ये मैंने कर रखा था, आगे ध्यान देखिए। ये आपकी क्या है? ये थियोडोलाइट है, ठीक है? अब देखो ये अपर प्लेट होती है इसमें, और ये वाली ये लोअर प्लेट होती है। 2 प्लेट होती हैं, ये अपर प्लेट हो गई और ये लोअर प्लेट हो गई, और ये नीचे क्या है? ये फुट स्क्रू है, ठीक है? ये मैंने पहली वीडियो में बता चुका हूँ। अब देखिए, अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ दायाँ फलक और बायाँ फलक की। देखिए, अब यहाँ से अगर कोई व्यक्ति, समझना, अगर यहाँ से कोई व्यक्ति इसमें देखता है, यहाँ से कोई व्यक्ति इसमें देखता है, तो अब मुझे ईमानदारी से तुम खुद बताओ कि ये जो अपर प्लेट होगी, इसी को हम वर्टिकल साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल साइकिल। अब ये वर्टिकल साइकिल जो होगी, अपर प्लेट होगी, वो इस व्यक्ति के बाएं तरफ ही तो होगी। तो उस कंडीशन में हम इस प्रेक्षण को कहेंगे बायां फलक प्रेक्षण। कब? जब वर्टिकल साइकिल जो अपर प्लेट है वो प्रेक्षक प्रेक्षक के किस बाईं ओर हो, ठीक है? यानी कि जो प्रेक्षक कर रहा है, प्रेक्षक जो है, जो प्रेक्षण कर रहा है, उसके बाईं ओर अगर वर्टिकल एक्सिस है, तो बायां फलक प्रेक्षण। और अगर यही वर्टिकल एक्सिस, यही वर्टिकल साइकिल जो है, यही आपकी अपर प्लेट जो है घूम के इधर आ जाए दाईं तरफ, तब यहाँ से जो सर्वे करेगा, तब उसके ये जो है दाएं हाथ पे आ जाएगी, दाएं हाथ पे। तब उस कंडीशन में कहेंगे हम दायां फलक प्रेक्षण। आई होप आपको दोनों तरीके के प्रेक्षण समझ में आ गए होंगे। पेपर में आ गया तो इसको छोड़ के तो कतई नहीं आओगे, ठीक है? आगे देखिए, ये क्या है? ये है भाई आपकी स्टेडिया रॉड। क्या है ये? ये आपकी स्टेडिया रॉड है। स्टेडिया रॉड का मतलब क्या होता है? ये आपकी टेक्योमीट्री जो सर्वेक्षण होता है, उसमें आपके काम आती है। कौन सी? ये स्टेडिया रॉड जो है, किसके काम में आती है? टेक्योमीट्री सर्वेक्षण के काम में। अच्छा देखो, वैसे 100 मीटर तक तो हम किसका यूज़ करते हैं? स्टाफ का यूज़ करते हैं, ठीक है? स्टाफ स्टाफ छड़ का यूज़ करते हैं 100 मीटर की दूरी के लिए। किसके लिए? 100 मीटर की दूरी के लिए अंकन करने के लिए जो है क्षेत्र का, तो उसके लिए हम स्टाफ का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर दूरी 100 मीटर से अधिक हो जाए, तब हम इस स्टेडिया छड़ का यूज़ करते हैं। इसकी लंबाई कम से कम मान लो आप, इसकी लंबाई जो 3 से 4 मीटर तक होती है, ठीक है? कितनी? 3 से 4 मीटर तक होती है स्टेडिया रॉड की लंबाई। तो ये आ गया ना इसका यूज़ समझ में? जब जो है 100 मीटर से अधिक दूरी हो जाए, तब जो है उस कंडीशन में स्टेडिया रॉड का यूज़ करते हैं। ये इसका चित्र है, देख लो। आगे देखिए,
टेक्योमेट्री सर्वेक्षण ये होता है आपका, देखिए ये जो है ये टॉप है और ये बॉटम है। मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताया होगा टेक्योमेट्री सर्वेक्षण में, ये वाला, ठीक है, ये वाला डायग्राम बना के बताया होगा मैंने। तो ये क्या है, ये टॉप की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली ये बॉटम की, ये वाली किसकी हो जाएगी, ये वाली बॉटम की हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पे डिस्टेंस निकालने का, टॉप रीडिंग और बॉटम रीडिंग इनटू कांस्टेंट। कांस्टेंट के रूप में हम 100 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमको क्या डिस्टेंस निकल आएगी यहाँ से लेके और यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या हो जाएगी, हमें डिस्टेंस निकल आएगी। तो समझ में आना टेक्योमेट्री सर्वेक्षण कैसे करते हैं। पहले इसी देखो यहाँ से ये थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट से हम पहले तो ये वाली रीडिंग ले लेंगे इस स्टाफ की, ठीक है, इस स्टाफ पे जो रीडिंग है वो वाली लेंगे टॉप रीडिंग, और फिर ये वाली रीडिंग ले लेंगे। इन दोनों को घटा दो और 100 से गुणा कर दो, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको डिस्टेंस मिल जाएगी यहाँ से और यहाँ तक की, ठीक है भाई। चलिए आगे देखिए आप, ये टेक्योमेट्री आ गया ना सर्वेक्षण। अब देख कर्व आ गए आपके, ये कैसे डायग्राम है भाई, ओहो ये भाई देखो पीएनजी फॉर्म में डाउनलोड हो गया है। तो पीएनजी फॉर्म में आपको पता है कि बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, अब ये काला काला हो गया, इसी में समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा था, यहाँ पे मैं आपको शायद 1 मिनट, यहाँ पे मैं आपको कर्व समझाना चाह रहा था, वक्र। अब वक्र कौन सा, हाँ आ गया समझ, ऊर्ध्वाधर वक्र, ठीक है, कौन सा वक्र, यहाँ पे मैं आपको ऊर्ध्वाधर वक्र समझाना चाह रहा था। कैसे, देखिए अब देखो यहाँ से ये एक स्पर्श रेखा जा रही है, यहाँ से ये एक स्पर्श रेखा जा रही है, ठीक है। अब इन दोनों स्पर्श रेखाओं को टच करते हुए हमने एक वक्र खींच दिया, ये वाला एक वक्र खींच दिया ये, और यही वक्र क्या होगा, यही वक्र होगा हमारा क्या, इसी वक्र को हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर वक्र। यानी कि जब किसी सड़क या रेल पटरी की अनुदैर्ध्य ढाल में, अनुदैर्ध्य ढाल में परिवर्तन, देखो ढाल में परिवर्तन हो गया ना, पहले ये सीधी जा रही थी लेकिन अब कैसे गई, ऐसे रोड चली गई ऐसे, ठीक है, ऐसे रोड चली गई ये ऐसे। तो अनुदैर्ध्य ढाल में हमने परिवर्तन कर दिया, अनुदैर्ध्य का मतलब सीधे सीधे, सीधे सीधे जाना चाहिए था लेकिन हमने ये कर्व टाइप दे दिया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर वक्र कहेंगे, ठीक है भाई, क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर वक्र कहेंगे। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, चढ़ती ढाल और उतरती ढाल से मिलान हो उसका, ठीक है, चढ़ती ढाल और ये उतरती ढाल। चलिए आगे देखिए, ये हो गया ऊर्ध्वाधर वक्र। ये क्या है, ये किसका ऐड हो गया भाई, ये शायद रेलवे का ऐड हो गया। ये कौन सा पुल है बताना जरा, ये निमज्जनी पुल है, ठीक है, निमज्जनी पुल। रेलवे वाला ऐड कैसे हो गया इसमें, चलो कोई नहीं, अपना देखते हैं आगे। हाँ जी, ये आ जाइए अब, 1 मिनट, हाँ। अब देखिए, अब समझते हैं हम चोटी वक्र को, चोटी वक्र या शिखर वक्र या पहाड़ी वक्र या फिर हिल वक्र को बोलते हैं, हिल कर्व बोलते हैं इसको। तो ये किस तरीके का होता है, देखिए हिल कर्व में क्या होता है, आगे और भी इमेजेस हैं मैं देख लूँ, ये देखिए ये है आपका, देखो कितना सुंदर सा डायग्राम है, देख रहे हो कैसे घूम नागिन सी जा रही है, ये देखो। तो ये क्या है, ये हिल वक्र है। हिल वक्र में क्या होता है कि जो रोड होता है हमारा, जो रोड होता है पूरा 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री पे मुड़ जाता है, ठीक है। अब देखो ये रोड आया, इधर से कोई कार आई, फिर मुड़ के किधर चली गई, इधर चली गई। तो ये जो एंगल होगा कितना होगा, ये 180 तो होगा, 180। तो इसको हम यू टर्न भी कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, यू टर्न भी कह सकते हैं इसको। तो ये क्या है, ये है हिल कर्व, ठीक है, क्या है, ये हिल कर्व है। अच्छा, हिल कर्व भी आपके 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कौन से, देखिए पहला अगर मैं बात करूं हिल कर्व की, तो देखिए एक तो यही हो गया आपका ये वाला, ये जो कर्व है ये 180 वाला, ठीक है, ये जो 180 डिग्री वाला कर्व जो है, यही क्या है, ये आपका एक तो ये कर्व हो गया। एक आपका साइलेंट कर्व होता है। साइलेंट कर्व कौन सा होता है, जैसे मैं 1 मिनट रुको, यहाँ देखिए, जैसे साइलेंट कर्व कौन सा होगा, जैसे ये रोड ऐसे आया, ठीक है, क्या है रे, हाँ, जैसे ये रोड जो है ऐसे आया। अब रोड जो ऐसे आया, तो अगर मैं इस रोड की चौड़ाई इधर ज़्यादा दे दूँ, इधर इधर ज़्यादा दे दूँ मुड़ने के लिए, आगे की चीज़ें जो वाहन है उसको अपेयर करने के लिए इधर चौड़ाई ज़्यादा दे दूँ रोड की, तो वो हो जाएगा साइलेंट कर्व। क्या हो जाएगा वो, साइलेंट कर्व, ठीक है। तो वही होता है आपका साइलेंट कर्व होता है, ठीक है भाई। चलिए आपका ये हो गया हिल कर्व वाला। आगे देखते हैं, ये देखिए ये और भी इमेजेस लेके आया हूँ मैं। ये आपका ये कर्व से, ये सब कौन से कर्व हैं, ये आपके वही तो हैं, हिल कर्व ही तो हैं ये सारे। हिल मतलब पहाड़ों पे जो बनाए जाते हैं, देखो
ये यहाँ से उतरने के लिए, फिर यहाँ से ये चढ़ने के लिए, ऐसे करके नीचे उतरने के लिए बनाए जाते हैं ये कर्व। तो ऐसे ही कर्व को क्या कहते हैं हम? हिल कर्व कहते हैं। और या फिर हिंदी में बोलूँ तो मैं चोटी वक्र या शिखर वक्र। ठीक है भाई, इसका डायग्राम कैसे बनाओगे आप? इसका डायग्राम आप ऐसे बनाओगे, जैसे ये कर्व बना देना और यहाँ से जो है वो हॉरिजेंटल वाले की तरह ही ऐसे मिला देना। तो ये जो है चढ़ने के लिए और ये उतरने के लिए, तो ये आपका चोटी वक्र हो जाएगा या घाटी, सॉरी, पहाड़ी वक्र। ठीक है, आगे देखिए, आगे है घाटी वक्र। अब घाटी वक्र में क्या होता है? देखिए घाटी में क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वही तो घाटी होता है। तो ऐसी जब ढलान आती है, ऐसी ढलान देखी होगी आपने, ऐसी रोड पे ढलान देखिए, ये वाली रोड पे जो ढलान है, ये वाली ढलान देखिए। तो ऐसी ढलान को ही हम क्या कहते हैं? इसी ढलान को हम कहते हैं घाटी वक्र। यानी कि इन वक्रों की उत्तलता कहाँ होती है? नीचे की ओर। देखो नीचे धसा हुआ है, ये नीचे धसा हुआ है। और जो आपके वो वाले वक्र होते हैं, हिल वक्र जो होते हैं, उनकी उत्तलता ऊपर की ओर होती है। तो इनकी उत्तलता कहाँ होगी? नीचे की ओर होगी। तो इनका डायग्राम कैसे बनेगा? तो इनका जैसे मान लो ये ऐसे आ रहा है, ऐसे ही तो आ रहा है, तो इनका डायग्राम ये ऐसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे इनका डायग्राम बनेगा। तो ये हो गए आपके घाटी वक्र। हाँ, ये देखिए ये वैली वक्र है, वैली कर्व, घाटी यानी कि ये उसका डायग्राम है, तो ये देख लो आप। आगे देखिए, अब देखिए इस चित्र से हम जो है दो कर्व समझ लेंगे, एक तो ट्रांजिशन कर्व और एक होगा सर्कुलर कर्व। ठीक है, वृत्तीय वक्र और आपका संक्रमण वक्र। अब देखिए ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये नीला नीला, इसकी रेडियस समान होगी। ठीक है, इसकी रेडियस जो समान होगी, ये एक ऐसे वृत्त सा बना देगा। ये क्या बना देगा? ये एक ऐसे वृत्त सा बना देगा। ठीक है, ये भी एक ऐसा वृत्त सा बना देगा, ये नीला नीला जो दिख रहा है। तो जिसकी रेडियस समान हो उसी को हम कहते हैं वृत्तीय वक्र। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? वृत्तीय वक्र कहते हैं। अब वृत्तीय वक्र के दोनों सिरों पे संक्रमण वक्र बनाए जाते हैं। इनकी रेडियस क्या होती है? असमान होती है। मैंने आपको अंतर भी पढ़ाया है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है जल्दी से देख लो जाके, जो लास्ट में आई थी वीडियो, कल आई है आपकी 8 बजे करीब। ठीक है, तो मैंने उसमें अंतर भी बताया है, वृत्तीय वक्र और संक्रमण वक्र में अंतर। तो वृत्तीय वक्र में क्या होता है कि जो संक्रमण वक्र है वो वृत्तीय वक्र के दोनों किनारों पर होता है, जो कि वाहनों को क्या करता है? वाहनों को चढ़ने के लिए और उतरने के लिए काम में लाया जाता है संक्रमण वक्र। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिशन कर्व और आपका कौन सा है? सर्कुलर कर्व, दोनों हो गए इसमें। इसमें देखिए ये देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो कितने रोड हैं। अब यहाँ पे ऐसे में हम कर्व का ही तो यूज़ करके निकालते हैं गाड़ियों को। अब देखिए ये कर्व, ये जा रहा है, ये रोड जा रहा है, ये ऐसे करके जा रहा है रोड, ऐसे करके। तो देखो ये सर्कुलर वाला पाथ क्या होगा? ये वृत्तीय कर्व हो जाएगा। और जो गाड़ियों को चढ़ने के लिए और उतरने के लिए जो मार्ग होगा वो क्या होगा? वो संक्रमण वक्र हो जाएगा। ठीक है, तो रियल लाइफ में इनका यूज़ ऐसे होता है। आगे देखिए, आगे ये क्या है भाई? हाँ जी, चलिए आगे देखिए, ये समझ में आ गया ना, ये ट्रांजिशन कर्व और आपका सर्कुलर कर्व, इनमें ये इम्पोर्टेंट हैं। इनके इनके आपको जो है वो पूछता है अंतर, दोनों में अंतर। तो मैंने वीडियो में आपको चार चार अंतर कराए हैं शायद, हाँ चार ही चार अंतर कराए हैं दोनों वीडियो में मैंने। तो आप उनको पढ़ लेना, बहुत सरल से अंतर हैं। ठीक है, एक अंतर तो अभी पता चल गया होगा, इनकी त्रिज्या जो समान रहती है, इनकी असमान त्रिज्या रहती है। हाँ जी, अब आइए ये क्या है? ये है आपका बेटा ईडीएम होता है ये। ईडीएम का मतलब विद्युत चुम्बकीय दूरी मापक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मीटर। इससे क्या होता है? देखो विद्युत चुम्बकीय दूरी मापक ईडीएम मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? कि हम जो है इसके द्वारा कितनी भी लंबी दूरी हो, कितना भी लंबा पॉइंट हो, बहुत लंबी से लंबी दूरी माप सकते हैं इसके द्वारा। कैसे मापते हैं? कि इसके द्वारा किरणों को भेजा जाता है, रेडियो तरंगें जाती हैं और लक्ष्य से टकराने के बाद वापस आ जाती हैं। अब वो गईं और वापस आईं, तो आने में लगे समय को, उनको जाने में और आने में लगे समय को काउंट कर लेते हैं। काउंट करने के बाद में ये मशीन खुद यहाँ पे अपनी रीडिंग दे देती है कि भाई इतनी डिस्टेंस है यहाँ से और वहाँ तक की। तो ये काफ़ी जो है अच्छी मशीन है ईडीएम, और इसके द्वारा कार्य शीघ्रता से हो जाता है। ठीक है, शीघ्रता से कार्य संपूर्ण हो जाता है इसके द्वारा। आगे देखिए, आगे ये क्या है? ये भी आपका एक प्रकार का सर्वेक्षण है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थायोडाइट, वो सॉरी इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट कहते हैं। इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं? दूरियों को मापते हैं, इसके द्वारा भी हम सर्वेक्षण करते हैं। और इसके द्वारा भी सर्वेक्षण क्या होता है? आसानी से हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा मतलब तुम्हें वो नहीं करना पड़ता इसमें। चलिए आगे देखिए,
ये आपका वो होता है, ये आपका क्या कहते हैं, ये वही है, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट ही है ये जो है, ठीक है? ये भी देख लो इसका एक और रूप, पता नहीं कितने रूप हैं इनके। ये आपका डिजिटल प्लानीमीटर है, क्या है ये? ये डिजिटल प्लानीमीटर है। इसके द्वारा क्या करते हैं बेटा हम, इसके द्वारा जो है, जैसे ये है, ये 1 मिनट देखो, जैसे ये कोई जगह है, ठीक है? ये क्षेत्र है। अब यहाँ से देखो ये वर्ग है, वर्ग बन गया एक, मतलब मान लो वर्ग ही है। हमें इसकी चारों भुजाएँ ज्ञात हैं, तो हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं वर्ग वाले सूत्र से। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है मेरे पास ये, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे मुझे बताओ? तो ऐसे ही चीज़ों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं बेटा, प्लानीमीटर का, ठीक है? डिजिटल प्लानीमीटर का यूज़ करते हैं। यानी कि अनियमित पर्याप्त आंकड़े ना हो, तो हम जो है डिजिटल प्लानीमीटर का यूज़ करते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये भी आपका 2 प्रकार का होता है, एक तो रोलिंग वाला होता है और एक ध्रुवीय प्लानीमीटर होता है। तो ज़्यादातर हम रोलिंग वाला ही यूज़ करते हैं। इसका यूज़ कैसे होता है? जैसे आपको ये दिख रहा है, ये लेंस दिख रहा है, तो इस लेंस को क्या करते हैं हम, इस लेंस को पहले तो इसमें हम रीडिंग फिक्स कर लेते हैं। इसके कुछ बटन्स होते हैं, जैसे कि हमें माप किस में चाहिए, मीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, एमएम में चाहिए, तो वो क्षेत्रफल किस में चाहिए वो अपने सेट कर लेते हैं। फिर इसमें आरएफ सेट करी जाती है, ठीक है? माप इसमें सेट करी जाती है। तो उसके बाद में क्या करते हैं, जैसे कि ये हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके बाद में क्या करते हैं हम, जैसे सब कुछ सेट करने के बाद में, तो इसका ये दिख रहा है ना लेंस सा, इसको हम एक पॉइंट से मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जो है हम ऐसे इसकी परिधि पे घुमाते हुए, ऐसे घुमाते हुए, ऐसे 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 घुमाते हुए यहाँ पे ले आते हैं। तो यहीं पे आके जो है जी ये अपनी रीडिंग दिखा देता है इसमें, कि भाई इतना जो है इसका क्षेत्रफल हो गया। तो ये जो है अनियमित पर्याप्त आंकड़े ना हो, तो उसके लिए हम जो इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, इसकी वो पता होनी चाहिए हमको, इसकी माप पता होनी चाहिए कितनी है, ठीक है? तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए भई, आगे क्या है? आगे है आपका जीपीएस सिस्टम। क्या है भई ये? ये है आपका जीपीएस सिस्टम। देखिए जीपीएस सिस्टम में मैंने क्या बताया था? जीपीएस सिस्टम में जो आपके उपग्रह हैं, सैटेलाइट जो हैं, उनके द्वारा हम किसी भी बिंदु की या वस्तु की स्थिति को ज्ञात करते हैं। तो काम कैसे करता है? कि मान लो ये सैटेलाइट है 1, 2 और 3, ये 3 सैटेलाइट लगे हुए हैं। अब 3 सैटेलाइट, और सैटेलाइट जो है पूरी पृथ्वी पे अपना सिग्नल भेजते हैं। तो सिग्नल भेजते हैं, तो मान लो यहाँ पे हमने सिग्नल लगा दिया, ये जो सिग्नल लगा दिया, तो यहाँ से ये सिग्नल को ऐसे रिसीव करेंगे ये। जब सिग्नल को ऐसे रिसीव करेंगे, अब ये सिग्नल जो है मान लो यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ से ये सिग्नल आ रहे हैं, यहाँ से जो है ये सिग्नल आ रहे हैं। तो इस बिंदु, ये जो वस्तु है, इसकी स्थिति हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगी बेटा सिग्नल पे, ठीक है? तो इस तरीके से ये सैटेलाइट जो काम करते हैं। तो सैटेलाइट जो है मैंने बता दिया आपको कि कैसे काम करते हैं। तो अगर ये आ भी जाए पेपर में, तो कुछ ना कुछ तुम्हें लिख के आना है, छोड़ के तो बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है एक। ठीक है भई? चलिए आगे देखिए आप। आगे ये क्या है भई? ये समझ में आ गया ना आपका ये जीपीएस सिस्टम क्या होता है? देखिए आपके जो है पृथ्वी से कितनी ऊपर? पृथ्वी से आपकी 20,200 किलोमीटर की ऊँचाई पे 1400 किलोमीटर पर घंटे की रफ़्तार से आपके सैटेलाइट घूम रहे हैं। और उन्हीं सैटेलाइट से, वही सैटेलाइट क्या करते हैं कि दुनिया की हर वस्तु या बिंदु कुछ भी सही, उसकी जो है किरणों को पूरे संसार में भेज देते हैं। अब जहाँ-जहाँ ये रिसीवर होगा, वहाँ-वहाँ इनका जो है स्थिति हमको प्राप्त लग जाएगी, ठीक है? इन्हीं बिंदु की और जो वस्तुएँ हैं आपकी। ठीक है भई? चलिए आगे देखिए आप। आगे ये क्या है भई? ये भी आपका एक थियोडोलाइट ही है, लेकिन कौन-सा है? इसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑप्टिक। माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट। माइक्रो ऑप्टिक। नहीं पढ़ा ना माइक्रो ऑप्टिक? नहीं पढ़ो, मत पढ़ो। मैंने वीडियो में बताया है, 8 बजे जो वीडियो आई है, लास्ट वाली वीडियो, उसमें जाके पढ़ो, उसमें ये सारे आपके टॉपिक हैं, ठीक है? आगे देखिए। हाँ, ये क्या है बेटा? ये माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, जैसे खाई गड्ढे वगैरह होते हैं ना, उनकी डिस्टेंस को मेज़र करता है ये। ठीक है? किसकी? जो खाई होते हैं, जैसे जल मार्ग आ गया बीच में, पानी वगैरह आ गया, तो हम जो है कैसे अभी डिस्टेंस मेज़र करेंगे? तो उस कंडीशन में हम इसी का यूज़ करते हैं। किसका? आपके माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट का। ठीक है?
तो ये आपका होता है माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट। इसकी डेफिनेशन सुनना चाहोगे तो सुन लो। देखो, ऐसा थियोडोलाइट जिसके दूरबीन के बिंबपट पर स्टेडिया लगा होता है, जिसके दूरबीन के बिंबपट पर क्या लगा होता है, स्टेडिया लगा होता है, उसको हम कहते हैं आपका माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट। ये क्या है भाई, ये आपको अच्छे से पता होगा, ये है आपका ऑटो लेवल। क्या है ये आपका ऑटो लेवल है। मैंने कल जो वीडियो आई है 8 बजे, वो मैंने उसमें बताया है, ठीक है, ऑटो लेवल क्या होता है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है। तो इसलिए ध्यान से देख लो इसको और समझ लो इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको ये दिख रहा है, ये टेलीस्कोप है, ठीक है, यानी दूरबीन जिसको बोलते हैं। और ये लेंस हो जाएगा आपका, ठीक है। ये स्क्रू हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल स्क्रू हो गया ये आपके फुट स्क्रू हो गए, ठीक है, लेवलिंग स्क्रू भी कह सकते हैं इनको। तो ये इसके पार्ट होते हैं। अब ऑटो लेवल होता क्या है, देखिए, ऑटो लेवल में दृष्टि रेखा को दूरबीन के ऊर्ध्वाधर अक्ष के लंबवत रखते हैं। जो दृष्टि रेखा होती है वो दूरबीन के ऊर्ध्वाधर जो अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल अक्ष, यही तो होगा ऊर्ध्वाधर अक्ष। नहीं नहीं, ऊर्ध्वाधर अक्ष ये कहाँ होता है, ये तो क्षैतिज होता है। तो ऊर्ध्वाधर अक्ष आपका ये वाला होगा ये। अब देखो, ऊर्ध्वाधर अक्ष ऐसे है, हमारी आंख ऐसे देखेगी, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, नहीं लंबवत हो जाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री। तो लंबवत करने के लिए ट्यूबुलर बबल की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, इसमें जो बबल होता है, अगर वो मिड में ना हो तो भी हमारी जो माप होती है बिल्कुल सही आती है। अगर मध्य में नहीं है तुम्हारा बबल, ट्यूब बबल जो होता है वो मध्य में लाना पड़ता है, नहीं लाना पड़ता, उसको लेवलिंग करनी होती है। तो अगर वो आपका मिड में नहीं है तो भी हमारी माप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ऑटो लेवल होता है, ये इसकी खास बात होती है, ठीक है। आगे क्या है ये, अच्छा ये रह गया क्या, ऊर्ध्वाधर कोण मापन। देखिए, ऊर्ध्वाधर कोण कैसे मापते हैं, ऊर्ध्वाधर कोण मापन और क्षैतिज कोण मापन बता दिए मैंने, नहीं बताया, 1 मिनट में देखता हूँ वही। क्षैतिज कोण मापन और ऊर्ध्वाधर कोण मापन नहीं बताया, तुम्हारा रह गया वो। चलिए मैं अभी समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वो चित्र होता तो आप लोग अच्छे से समझ जाते। चलिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, देखिए मैं समझाता हूँ। ऊर्ध्वाधर कोण मापन, जैसे ये थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट है, तो यहाँ पे मान लो ये कोई वस्तु है, कोई स्थिति है। अब यहाँ से इसका टॉप की रीडिंग लो, ठीक है। टॉप की रीडिंग लेने के बाद में इसके जो आपका क्या कहते हैं इसको, ये जो अच्छा आपका क्षैतिज जो अच्छा है इसकी रीडिंग लो, ठीक है। दोनों की रीडिंग लेने के बाद में ये जो आपका थियोडोलाइट होगा ये आपकी डिस्प्ले पे शो कर देगा उसको, ठीक है, किसको, एंगल को, इन दोनों के बीच को एंगल को। जो स्केल होता है ना, वर्नियर और मेन स्केल जो होता है, उस पर हमको जो है ये शो कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया ऊर्ध्वाधर कोण मापने की विधि। ऊर्ध्वाधर कोण मतलब, ऊर्ध्वाधर कोण का मतलब ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये वाला कोण मापने की। अब क्षैतिज कोण कैसे मापेंगे, देखो मान लो यहाँ पे कोई घर है, यहाँ पे कोई घर है, यहाँ पे हमारी थियोडोलाइट है ये, चलो इसी को मान लो। अरे यार, सारे मिट गया। ये यहाँ कोई घर है, यहाँ कोई घर है। अब यहाँ से ये थियोडोलाइट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, ये हो गया आपका ये हॉरिजॉन्टल, सॉरी इसको कहते हैं हम आपका क्षैतिज कोण मापन, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसको, क्षैतिज कोण मापन। तो ये जो कोण होगा ये क्षैतिज कोण मापन हो जाएगा। तो क्षैतिज कोण मापन में क्या करते हैं, पहले सबसे पहले इसको सेट, अरे वही विधि है यार, सिंपल एक ही तो विधि है। सबसे पहले उसको थियोडोलाइट को सेट करो, फिर इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, दोनों की रीडिंग हम उसको स्केल पे दिखा देता है, वही हमारा उसका कोण होगा, ठीक है। ऊर्ध्वाधर में अलग हो जाता है, ऊर्ध्वाधर में क्या हो जाता है, इसकी रीडिंग लो, इसकी रीडिंग लो, दोनों का मीन निकालो। मीन निकालने के बाद में जो रीडिंग आती है वो हमारा ऊर्ध्वाधर कोण मापन हो जाता है। तो ये आपका जो है पूरा हो गया आपका थियोडोलाइट। थियोडोलाइट या सर्वे मतलब कह सकते हैं। तो सर्वे के मैंने ये आपको जितना हो सकता था मैंने आपको डायग्राम दिखा दिए, और पेपर आप लोग अच्छे से देना। और अगर आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को फिर से देख लो, रिवर्स करके 2x की स्पीड में देख डालो, इसको देख लो, या फिर एक जो वीडियो है हमारी जिसमें संपूर्ण पूरे सारे नोट्स हैं सर्वे के सारे चैप्टर के, उसको देख लो जाके, ठीक है। अगर टाइम है तो 2x की स्पीड में देख लो, मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट में अगर आपके पास 2 बार रिवीजन करोगे 1 घंटे में, 1 घंटा बचा है, 2 बार रिवीजन में 40 मिनट, 3 बार रिवीजन हो जाएगा 1 घंटे में। तो 3 बार में कुछ ना कुछ तो याद होगा ही, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आप पेपर अच्छे से देना, बढ़िया पेपर करके आना, और आपको स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल। आपने मेहनत की है तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा।
चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अब हम लोग देखेंगे अर्थक्वेक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपकी जो है उस पे भी काम चल रहा है अभी। और जो बच्चे हैं वो कमेंट कर रहे थे, कमेंट नहीं सॉरी, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि अर्थक्वेक की जो आप उनके नोट्स चाहिए। तो बेटा उसकी टेंशन ना लो आप। उसके जो है नोट्स अभी तैयार किए जा रहे हैं, अभी तैयार हुए नहीं हैं, तैयार किए जा रहे हैं। तो पेपर से पहले आपको मिल जाएंगे, टेंशन ना लो। चलिए आप जो है सर्विंग का पेपर दीजिए अच्छे से। तब तक के लिए